चलिए अभी स्टार्ट करते हैं स्यादवाद। तो देखिए मिडाइवल एरा में जैन फिलॉसफी में दो तरह के डायलेक्टिकल कॉन्सेप्ट्स आते हैं। डायलेक्टिकल का मतलब होता है द्वंद्वात्मक। तो दो डायलेक्टिकल कॉन्सेप्ट में नंबर वन था स्यादवाद, नंबर टू न्यायवाद। स्यादवाद का मतलब है कंडीशनड व्यू पॉइंट, मतलब कुछ कंडीशंस हैं और उन कंडीशंस में जो अल्टीमेट ट्रूथ है उसके एक पार्ट को आप देख सकते हैं कुछ कंडीशंस में। यानी कि जो आपने जिसे सच समझ रखा है वो किसी कंडीशन में सच है, दूसरी कंडीशन में वही सच चेंज हो जाएगा। और दूसरा कॉन्सेप्ट है न्यायवाद। तो ये पार्शियल व्यू पॉइंट पे बात करता है, मतलब कि आप जो अल्टीमेट ट्रूथ है उसका जो पार्ट समझ पा रहे हो वो पार्शियल है केवल। तो चलिए स्याद जो वर्ड है अगर इसके लिटरल मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है प्रोबेबल, परहैप्स, मे बी। तो इस हिसाब से जब मैं कहूँ स्यादवाद तब इसे कहना होगा थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, या फिर ऐसा कह सकते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ मे बी। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि स्याद जो वर्ड है, स्यादवाद को हम इसके लिटरल सेंस में नहीं समझ सकते। इसका एक्चुअल मीनिंग है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। मतलब स्याद को आप ये ना समझें कि स्याद का मतलब है शायद, नहीं, शायद इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब है स्याद का मतलब हो गया कि हम जो कह रहे हैं इसकी कुछ कंडीशन है, रिलेटिविटी पे बात कर रहे हैं। अब किसी भी एस्पेक्ट की इनफाइनाइट रियलिटीज़ हो सकती हैं, उसके इनफाइनाइट ट्रूथ हो सकते हैं, और ये जितने भी इसके ट्रूथ होंगे सारे पार्शियल ट्रूथ होंगे, सभी कंडीशनड होंगे और सभी लिमिटेड होंगे। तो स्यादवाद कहता है कि जो एब्सोल्यूट प्रेडिकेशन है, प्रेडिकेशन मतलब स्टेटमेंट, तो स्यादवाद कह रहा है कि जो एब्सोल्यूट प्रेडिकेशन है, एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है किसी भी ट्रुथ के बारे में, ये उसे अलाउ नहीं करता, डिसअलाउ करता है। ये कैसे आप समझ सकते हैं? वही जो मैंने आपको स्टोरी बताई थी 6 ब्लाइंड मैन वाली। वहाँ पास अगर कोई भी एक ब्लाइंड पर्सन कहे कि यही एब्सोल्यूट प्रेडिकेशन है, यानी यही एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है कि भाई हाथी की मैंने सूंड पकड़ रखी है, इसका मतलब हाथी तो स्नेक जैसा ही है, ऐसा नहीं है। तो स्यादवाद डिसअलाउ कर रहा है किसे? एब्सोल्यूट प्रेडिकेशन को। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जितने भी फिलोसॉफिकल डिस्प्यूट्स हैं वो सब सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि सबने ही अपने पार्शियल ट्रूथ को होल ट्रूथ समझ रखा है। उन्हें ये लगता है कि यही एकमात्र सत्य है। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि जो जैन फिलॉसफी है ये लिबरल है, ये ब्रॉड माइंडेड है और टॉलरेंट है, क्योंकि ये हर फिलॉसफिकल ब्रांचेस को एक्सेप्ट कर रही है उसके स्पेस, टाइम और फॉर्म की डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग। जैसे स्यादवाद को आप ऐसे समझिए कि अगर आपने रूम पे टेबल देखा और आपने कहा दिस टेबल एग्जिस्ट, तो ये माना जाएगा कि आपने ये डिक्लेयर कर दिया कि इस रूम में टेबल एग्जिस्ट करती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको आपको ऐसा बोलना चाहिए स्यात द टेबल एग्जिस्ट। अब स्यात अगर आपने बोल दिया तो इसका मतलब कि अब यहाँ पे कंडीशंस अप्लाइड हो गई। जैसे आपने देखा होगा ना कि कुछ ऑफर चल रहा होता है, उसके नीचे लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। तो जब हम बोल रहे हैं कि दिस टेबल एग्जिस्ट, तो ये स्टेटमेंट अगर हम फिलोसॉफिकल वे में जाएं तो गलत होगा। इसको सही बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्यात। तो स्यात का मतलब क्या हो गया कि हाँ, जो टेबल है वो किसी कंडीशन और किसी टाइम पे एग्जिस्ट करती है। तो ये तो हो गई बात स्यादवाद की। चलिए अब बात करते हैं सप्तभंगी न्याय की। जब भी हम
किसी जजमेंट के बारे में लॉजिकली उसको क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे तो दो तरह की बातें हो सकती हैं कि जजमेंट या तो सही है या फिर गलत है। लेकिन जो जैन फिलॉसफी है, यहाँ जजमेंट के 7 फॉर्म्स को माना गया है। कैसे? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जो 7 जजमेंट हैं, इसमें से जो फर्स्ट जजमेंट है इसको बोलते हैं स्यात् अस्ति। स्यात् के बारे में पहले ही बात हो गई है कि स्यात् का मतलब क्या है? शायद नहीं है। स्यात् का मतलब है कंडीशंस अप्लाइड। स्यात् अस्ति ऐसे समझिए कि कहीं पे मटका बन रहा है, पॉटरी शॉप में, वहाँ पे मटका बन रहा है और मैंने किसी से कहा कि जाओ देख कर के आओ कि क्या वहाँ मिट्टी रखी हुई है। तो ऑब्वियसली क्योंकि मटका मिट्टी से बनता है तो वहाँ मिट्टी होगी। तो जिसको मैंने भेजा वो वहाँ गया और उसने देखा कि हाँ मिट्टी तो रखी हुई है। वापस आके उसने बताया कि हाँ मिट्टी है। तो इसको कैसे कहेंगे? स्यात् अस्ति। यानी कि अब उसने बोला स्यात् अस्ति। अस्ति का मतलब होता है, स्यात् का मतलब मैंने क्या कहा? कंडीशन अप्लाइड। अब मैंने अगले दिन फिर उसे भेजा, मैंने कहा जाओ और देख के आओ क्या मिट्टी है वहाँ। जब वो वहाँ गया तो अब उस जो मिट्टी थी उसका मटका बन गया था। तो अब क्योंकि मटका बन गया तो वहाँ मिट्टी नहीं दिख रही उसे। तो वापस आके उसने कहा कि नहीं मिट्टी नहीं है। अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? स्यात् नास्ति। यानी कि रिलेटिवली अ थिंग इज अनरियल। पहला स्टेटमेंट क्या था? रिलेटिवली अ थिंग इज रियल। और दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? रिलेटिवली अ थिंग इज अनरियल। चलिए अब थर्ड पे चलते हैं। तो थर्ड है स्यात् अस्ति च नास्ति च। अब ऐसे समझिए कि मान लीजिए मैंने उसे पर्सन को तीसरे दिन भेजा, जाओ और देख करके आओ मिट्टी है या नहीं है। तो वो गया और वो वहाँ पे थोड़ी देर रुका तो उसने देखा कि जो मिट्टी वहाँ रखी हुई है उसी से बाद में मटका बन जाता है। तो इतना उसने देखा, वापस आके उसने बताया कि भाई मटका भी है और मिट्टी भी है। तो इसे कैसे कहेंगे? स्यात् अस्ति च नास्ति च। अब इसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट है स्यात् अव्यक्तम। अब मैंने फिर से उसे भेजा, जाओ जाकर देख कर के आओ, बताओ क्या बात है। इस बार जब वो गया तब जो मटका है, मटके को पहले मिट्टी से बनता है, उसको शेप में लाते हैं, उसके बाद उसे गर्म किया जाता है, काफ़ी हीट करते हैं। जब हीट करते हैं तब जा कर के वो रेड हो जाता है। तो जब वो पहुंचा तब वो मटका, वो जो पॉट था वो हीट हो रहा था। अब जब वो हीट हो रहा था तो जो उसका कलर दिखाई दे रहा था वैसा कलर उसने पहले कभी नहीं देखा था और वो कलर बार बार चेंज हो रहा था। तब वापस आके उसने कहा कि इस बार ना तो मिट्टी है ना तो मटका है, लेकिन जो भी है उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। तो इसको कैसे कहेंगे? स्यात् अव्यक्तम। रिलेटिवली अ थिंग इज इनडिस्क्राइबेबल। चलिए अब ये जो 4 स्टेटमेंट हैं इन्हीं को मिक्स करके 3 स्टेटमेंट और बनाए जा सकते हैं। जैसे रिलेटिवली अ थिंग इज रियल एंड इज इनडिस्क्राइबेबल। मतलब हो सकता है, इसको याद रखने के लिए बस मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि स्यात् अस्ति च अव्यक्तम च। इसका मतलब कि हो सकता है मैंने जिसे भेजा है जब वो पहुंचा हो तब मिट्टी रही हो और उसके बाद मिट्टी से जब मटका बन रहा था, जब उसका कलर चेंज हो रहा था तब वो प्रेजेंट रहा हो। तो उसने कहा कि मिट्टी तो है और उसके बाद कुछ टाइम बाद मिट्टी जिस फॉर्म में आ जाती है उसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। या फिर ऐसा भी हो सकता है, जैसे 6 स्टेटमेंट को अगर समझने की कोशिश करें, स्यात् नास्ति च अव्यक्तम। मतलब रिलेटिवली अ थिंग इज अनरियल एंड इज इनडिस्क्राइबेबल। यानी इस बार हो सकता है कि जब मैंने बोला जाओ देख कर के आओ कि मिट्टी है या नहीं, जब वो पहुंचा तब तक मिट्टी मटका बन गई थी। तो अनरियल किसके लिए हम कह रहे हैं? मटका के लिए। और इनडिस्क्राइबेबल यानी कि जब वो पहुंचा तब कलर चेंज हो रहा था, यानी तब उसको हीट किया जा रहा था।
तो उसने देखा कि दोनों बातें हैं, यानी कि मिट्टी को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता और दूसरा मिट्टी नहीं है क्योंकि वो तो मटका बन गई है। फिर इसी तरह से स्यात् अस्ति च, सेवंथ स्टेटमेंट है, स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम, मतलब रिलेटिवली अ थिंग इज रियल, अनरियल एंड इनडिस्क्राइबेबल। इस बार हो सकता है उसने पूरा स्टोरी देखा हो, यानी कि पहले उसने मिट्टी देखी, फिर मिट्टी से मटका बनता हुआ देखा, फिर मटका कैसे बन रहा है उसने सब कुछ देखा। तो उसने कहा कि भाई मिट्टी भी है, मटका भी है और इसको डिस्क्राइब भी नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से ये जो मैंने आपको स्टोरी बताई मटका और मिट्टी वाली, ये एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, ये इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने केवल बताया। तो सप्तभंगी नय का मतलब ये हुआ कि जो जजमेंट है उसको 7 तरीके से हम बता सकते हैं। अब बात करते हैं जस्टिफिकेशन की। स्याद्वाद को जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? तो टू मेक अवर आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट्स एररलेस एंड ऑथेंटिक। तो ये बात सही है, हम इसको डेली लाइफ में देख सकते हैं कि कई बार हमें अपनी बात को एररलेस बताने के लिए और उसे ऑथेंटिक बताने के लिए उसको कई तरीके से बोलना पड़ जाता है। दूसरी बात, अगर स्याद्वाद के कॉन्सेप्ट से हम सोसाइटी में जो डिस्प्यूट्स चलते हैं तो इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जा सकता है। इस तरह से सोशल रिलीजियस टॉलरेंस को ये प्रमोट करता है। फिर स्याद्वाद जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है, मोमेंट्रीनेस यानी कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, ये उसको भी डिनाई नहीं करते हैं। और शंकराचार्य की जो थ्योरी ऑफ एटर्निटी है यानी कि ब्रह्म ही सत्य है, ये उसको भी डिनाई नहीं करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्याद्वाद है ये एक मिडल पाथ प्रोवाइड करता है, ये एक ब्रिज का काम करता है बुद्धिस्ट फिलॉसफी और अद्वैत फिलॉसफी के बीच में। इसके अलावा स्याद्वाद को अगर हम लेकर के चलते हैं तो बहुत सारे डिस्प्यूट्स और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्याद्वाद जो है ये एक लिबरल पाथ है, लेकिन कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जिस पे इसको क्रिटिसाइज़ किया गया है। तो हम 3 पॉइंट पे बात करेंगे। सबसे पहली बात तो स्याद्वाद जो ये वर्ड है, इस वर्ड का जो लिटरल मीनिंग है उसकी वजह से ही लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया। लोगों ने कहा कि स्याद का मतलब तो शायद होता है, तो अगर शायद होता है तो फिर तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, क्योंकि ये तो किसी कंक्लूज़न, फाइनल कंक्लूज़न की आप बात ही नहीं कर रहे हो फिर। लेकिन जो जैन फिलोसफर्स थे उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो स्याद वर्ड है आप उसको लिटरली मत यूज़ करो, लिटरली उसको मत समझो, उसके लिटरल मीनिंग से मत समझो। आप स्याद का जो मतलब है उसका मतलब है कंडीशन्ड अप्रोच। तो एक बात तो ये हुआ जिस पे इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। दूसरी बात, शंकराचार्य ने, आचार्य श्री शंकर ने कहा कि भाई आप कह रहे हो कि जितने भी ट्रुथ हैं वो पार्शियल हैं, तो इस तरह से आपका जो स्याद्वाद है ये भी तो एक पार्शियल ट्रुथ हो गया। तो इस बात में तो दम है कि जब स्याद्वाद ये कह रहा है कि जितने भी ट्रुथ हैं वो पार्शियल ट्रुथ हैं, तो इस तरह से स्याद्वाद खुद एक पार्शियल ट्रुथ हो जाएगा। तीसरी बात जो जिस पे इसको क्रिटिसाइज़ किया गया वो ये कि जो सप्तभंगी नय में जो 7 फॉर्म ऑफ जजमेंट्स बताए गए उसमें से ये कहा गया कि केवल जो फर्स्ट 4 हैं वो एक्चुअल हैं, बाकी के जो 3 हैं वो ऊपर वाले ही स्टेटमेंट्स को मिक्स करके बनाए गए हैं। और ये कहा गया कि ऊपर के जो 4 स्टेटमेंट्स हैं वो तो बुद्धिस्ट फिलॉसफी में भी हैं। तो इस तरह से क्रिटिसिज्म में, जैन फिलॉसफी के क्रिटिसिज्म में ये सारे पॉइंट्स बताए गए। अब बात करते हैं बॉन्डेज एंड लिबरेशन की। तो जैन फिलॉसफी में ये माना जाता है कि जो कर्म हैं वो सोल को बॉडी के साथ कनेक्ट करते हैं, यानी कि जो हमारे कर्म हैं वही आत्मा को शरीर के साथ जोड़ते हैं। अब ये जुड़ते कैसे हैं? तो इसका एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट
रीज़न है वो है इग्नोरेंस ऑफ ट्रुथ। और इसके साथ हमारे नेचर में 4 पैशंस जब आ जाते हैं, ये पैशंस कौन कौन से हैं? एंगर, ग्रीड, प्राइड एंड डिल्यूजन। इनको सबको मिला करके कहा गया कसाय। और ये जो कसाय हैं जब हमारे नेचर में आ जाएंगे तब हम कर्मों में उलझते चले जाते हैं। तो जो जैन आचार्य हैं उन्होंने जो जीव की जर्नी होती है उसको 5 स्टेज में क्लासिफाई किया है। तो 5 स्टेज में जो फर्स्ट स्टेज है उसे कहा गया आश्रवः या आश्रव। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो कार्मिक पार्टिकल्स हैं ऊपर जो मैंने कसाय बताए हैं उनकी वजह से सोल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, या ये कहना चाहिए कर्मों का जीव की ओर बहना। ये पहला स्टेज। दूसरा है बंधनः, मतलब कि अब जो कर्म, अब क्योंकि हमने कुछ कर्म किया है तो उसका फिर रिजल्ट मिलेगा, और इस तरह से जो कर्म है वो जीव को जकड़ लेता है। द स्टेट व्हेन दीज पार्टिकल्स एक्चुअली इनफिल्ट्रेट इनटू द सोल एंड बाइंड इट इज कॉल्ड बंध। अब इसको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ये जो बंधन होता है ये बिल्कुल वैसा ही होता है, इतना अच्छी तरीके से इसका इनफिल्ट्रेशन हो जाता है कि जैसे दूध में पानी मिला दिया गया हो, या फिर जैसे कोई रेड हॉट आयरन बॉल हो और उसमें आग हो। तो आप आग और रेड हॉट आयरन बॉल को अलग अलग नहीं देख सकते हो, दोनों साथ में होते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि अब तो फंस गए, तो अब इससे निकले कैसे? तो इसे अगर आपको इससे निकलना है बाहर तो इसके लिए आपको 3rd स्टेज में जाना होगा, और वो 3rd स्टेज क्या है? संवरः। इसको समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि अब आप संभलना चाह रहे हैं, संवरः। तो इसमें करना क्या होगा? जब आप राइट फेथ, नॉलेज और कंडक्ट, इनका जब आप यूज़ करते हैं तब जो नए कर्म हैं आप उनको रोक सकते हो। ध्यान रखिएगा, जो पुराने आपने कर्मा किए हैं उनका रिजल्ट तो आएगा। अब ये जो किया जा रहा है राइट फेथ, नॉलेज एंड कंडक्ट, ये किसके लिए किया जा रहा है? कि नए कर्म अट्रैक्ट ना हो। तो इस स्टेज को क्या कहेंगे? संवर। यानी कि ये वो टाइम है जब आप मोक्ष की तरफ चल देते हैं। अब इसके बाद नंबर 4th स्टेज है कि भाई जो पहले हमने कर्मा किए हैं उनको बाहर भी तो निकालना होगा ना, उनका क्योंकि रिजल्ट आने वाला है। तो द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कर्मा मस्ट बी एग्जॉस्टेड। दिस स्टेट इज कॉल्ड निर्जरा। यानी कि जो पहले के कर्म फल हैं उनकी सफाई करनी है। और ऐसा कैसे होगा? इसके लिए करनी होगी साधना, तब करना होगा। अब इसके बाद जब ये चलता रहेगा, यानी कि 3rd स्टेज और 4th स्टेज ये साथ साथ जब चलेगी तब जा कर के लास्ट स्टेज आएगी, और वो क्या होगी? मोक्ष। When the last particle of karma has been exhausted, the partnership between the soul and matter is dissolved, and the soul shines in its intrinsic nature of infinite faith, knowledge, bliss and power. The state is called moksha और liberation. तो ये जो स्टेट आएगी तब जो जीव, जो सोल है, अब वो कहाँ चला जाएगा? अब वो चला जाएगा सिद्धों के पास, इस संसार से दूर। तो अगर आपसे कहा जाए कि बॉन्डेज क्या है, कहा जाए कि बंधन क्या है, तो हम कह सकते हैं कि यूनियन ऑफ सोल एंड मैटर, सोल एंड बॉडी का जो यूनियन है उसी को क्या कहते हैं? बंधन। तो ये जो 5 स्टेट की बात की, ये कह सकते हैं कि ये 5 मेन फंडामेंटल टीचिंग जैनिज्म की हैं। अब अगर इन 5 जो फंडामेंटल टीचिंग है इनके साथ साथ जीव और अजीव को जोड़ दिया जाए तो हम कह सकते हैं कि जैनिज्म के 7 प्रिंसिपल्स बन जाएंगे। या आप इसको सिंप्लीफाई करें तो अभी जो 5 स्टेज की बात हुई है उनको समझना चाहिए, ये 5 एलिमेंट्स हैं। अगर इसमें जीव और अजीव को भी जोड़ दें तो 7 एलिमेंट्स बन जाएंगे, और अगर इसमें पुण्य और पाप को जोड़ दिया जाए तब जाकर के कितने हो जाएंगे? 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो लास्ट में passions attract the flow of karmic matter into the souls and passions are due to ignorance. So ignorance is the real cause of bondage. तो मतलब अगर
लास्ट में कंक्लूड करके पूछा जाए कि बताइए जो बॉन्डेज है, जो बंधन है, उसका मेन रीज़न क्या है, तो कहेंगे अज्ञान है। अब ये जो बात है, ये बात जो सांख्य फिलॉसफी है उसमें भी बताई गई है, बुद्धिस्ट फिलॉसफी में भी और वेदांतिस्ट फिलॉसफी में। यानी कि ये सबने माना है कि जो हमारा अज्ञान है, जो इग्नोरेंस है, वो मेन रीज़न है किसका, बॉन्डेज का। त्रिरत्न, कोई भी सोल जो फ्री होना चाहता है, जो लाइफ और डेथ के साइकिल को क्रॉस करना चाहता है, उसे कुछ ना कुछ एफर्ट लगाने पड़ेंगे। और ये जो एफर्ट हैं इनको बोलते हैं त्रिरत्नास। तो इसमें सबसे पहला है राइट फेथ, यानी कि सम्यक दर्शन। इसका मतलब है, यहाँ दर्शन का मतलब देखने वाले कुछ दिखने या दिखाने से नहीं है। यहाँ दर्शन का मतलब है विश्वास से। यानी कि जो सीकर है, ट्रुथ सीकर है, उसे तीर्थंकराज जो हैं उन पे पूरा विश्वास होना चाहिए, उन पे पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। इट इज़ द एटीट्यूड ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स ट्रुथ। राइट फेथ इज सिंसियर बिलीव इन द एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म। यानी कि जो जैन दर्शन में, जैन फिलॉसफी में जो बातें बताई गई हैं उस पर पूरी श्रद्धा रखनी चाहिए, पहली बात हो गई। नंबर 2, राइट नॉलेज, यानी कि सम्यक ज्ञान। अब सम्यक ज्ञान का मतलब है ऐसा ज्ञान जो कैसा हो, जिसमें कोई डाउट नहीं हो, कोई एरर नहीं हो और कुछ भी अनसर्टेन नहीं हो। और जब राइट नॉलेज होगा तब ये पता चलेगा कि सोल और नॉन सोल में डिफरेंस क्या है, यानी कि सत्य और असत्य में अंतर क्या है। अब फॉर द अटेनमेंट ऑफ परफेक्ट नॉलेज द रिमूवल ऑफ कर्मास दैट hinder in the way of attaining knowledge should be removed. The right knowledge is produced by faith in the teachings of omniscient Tirthankaras, hence faith is necessary. यानी कि आपको पहले तो श्रद्धा रखनी होगी किस पे, तीर्थंकर पे, और उसके बाद जो उनका बताया हुआ ज्ञान है वो उनसे प्राप्त करना होगा। अब आपको थ्योरी का पता चल गया, अब इसको एक्शन में लाना पड़ेगा। तो थर्ड है राइट कंडक्ट, सम्यक चरित्र। राइट कंडक्ट इज व्हाट हेल्प्स द सोल टू गेट रीड ऑफ कर्मास दैट लीड हिम टू लिबरेशन, फॉर द स्टॉपेज ऑफ द इन्फ्लक्स ऑफ न्यू कर्मास एंड फॉर द वियरिंग आउट ऑफ द कर्मास दैट हैव ऑलरेडी एंटर्ड द सोल। द एस्पिरेंट मस्ट प्रैक्टिस एक्सट्रीम केयरफुलनेस इन वॉकिंग, स्पीकिंग एट्सेट्रा। यानी कि जब आपको श्रद्धा भी हो गई तीर्थंकरों के प्रति और उन्होंने जैसा बताया उस ज्ञान को भी आपने अपना लिया, तो अब उसमें चलने की बारी है। एंड इट इज़ राइट कंडक्ट विच परफेक्ट नॉलेज, सिंस थ्योरी विदाउट प्रैक्टिस इज एम्प्टी एंड प्रैक्टिस विदाउट थ्योरी इज ब्लाइंड। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि लिबरेशन के पाथ में इन तीनों की ज़रूरत पड़ेगी। ये तीनों ही चीज़ें साथ साथ चलेंगी। Right faith, right knowledge and right conduct are the three jewels, three ratnas of Jainism. अब बात करते हैं 5 महाव्रतास की। ये 5 महाव्रतास जो हैं इनमें से जो सबसे पहला है वो है नॉन वायलेंस, यानी कि अहिंसा। अहिंसा का मतलब ये हुआ, इसमें ये मान लिया गया कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, चाहे उनका साइज़ कुछ भी हो, शेप कैसा भी हो, या उनका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट चाहे भले ही इक्वल नहीं हो, अलग अलग हो, लेकिन फिर भी उन सबको इक्वल मान के चलना है। और जब ऐसा मान के चलेंगे तब हम उन्हें किल नहीं कर सकते। यहाँ पे किल, नॉन वायलेंस का मतलब केवल ये नहीं है कि उनको फिजिकली हार्म नहीं पहुँचाना है, बल्कि आपको अपने वर्ड्स और एक्शन और जो मेंटल थॉट्स हैं उन पे भी कंट्रोल रखना है, यानी कि मन से भी नहीं सोचना है किसी के बारे में बुरा। अब एक्सट्रीम लेवल पे नॉन वायलेंस को एग्जीक्यूट करना लगभग इम्पॉसिबल है। इसलिए जो जैन आचार्य हैं उनका ये कहना था कि हमें
कम से कम कोशिश करनी चाहिए कि जीव हिंसा हो पाए। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा है ट्रुथ, सत्य। तो ये माना गया कि अगर आप एंगर, ग्रीड, फियर और जोक्स इन सब से ऊपर उठ चुके हैं तो ही आप सत्य का पूरी तरह से पालन कर पाएंगे। अगर ऐसा कभी हो कि सच कड़वा हो और उसके बोलने से सामने वाले को कुछ नुकसान हो सकता हो, तो उस समय पे आपको साइलेंट रहना चाहिए। तो ये बात तो हो गई सत्य के लिए। इसके बाद तीसरा है नॉन स्टीलिंग, यानी कि आस्तेय। आस्तेय का मतलब है विदाउट परमिशन चोरी नहीं करना। ये तो इसका लिटरल मीनिंग हो ही गया, लेकिन इसके अलावा किसी की परमिशन के बिना हमें उसकी कोई भी चीज़ आप नहीं रख सकते हैं। बिना परमिशन के आप किसी के घर में नहीं जा सकते हैं। और अगर आप मॉन्क्स हैं, अगर आप मॉन्क हैं, साधु हैं, तो बिना गुरु की परमिशन के जो आपको भिक्षा में मिला है आप उसे ग्रहण भी नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये मतलब हो गया आस्तेय का, यानी चोरी नहीं करना, नॉट टू स्टील। इसके बाद नेक्स्ट है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है कुछ भी कलेक्ट नहीं करना, यानी कि किसी से भी अटैचमेंट नहीं रखना, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो और चाहे वो पर्सन हो। यानी कि आपने मन, वचन और कर्म, आप ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, आप मन में ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे और आप ऐसा कुछ एक्शन में नहीं लाएंगे जिससे आपका अटैचमेंट किसी पर्सन या किसी ऑब्जेक्ट के साथ होता हो। ये कंप्लीट मीनिंग हुआ अपरिग्रह का। और इसके बाद लास्ट है चैस्टिटी या कैलिबेसी या ब्रह्मचर्य। तो जो साधु थे, जैन साधु, उनके लिए तो ये वाला जो व्रत है बहुत स्ट्रिक्ट था, लेकिन जो बाकी फॉलोअर्स थे उनके लिए थोड़ा सा इसमें छूट मिली थी। अगर इसके एक्सट्रीम लेवल पे बात करें तो किसी भी जैन मुनि को किसी भी स्त्री से वार्तालाप नहीं करने दिया जाता था, परमिशन नहीं थी। यहाँ तक कि अपोजिट सेक्स की तरफ देखना भी मना है। इस तरह से अगर मन, वचन, कर्म, यानी कि थॉट, वर्ड्स और एक्शन तीनों ही लेवल पे जो 5 सेंसेस हैं, उनके जो सब्जेक्ट्स हैं जिनसे उसका कॉम्बिनेशन हो सकता है, उन सब को आपको क्या करना है, छोड़ देना है। तो ये हो गए 5 महाव्रतास। तो 5 महाव्रतास और जो इसके पहले त्रिरत्न की हमने बात की, ये कह सकते हैं कि ये दोनों वो साधन हैं, ये दोनों वो तरीके हैं जिनको अपना के कोई भी सोल अपने कार्मिक पार्टिकल्स से डिटैच हो सकता है, लिबरेट हो सकता है।